अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस देश में दलित राष्ट्रपति हो और पिछड़ा प्रधानमंत्री हो, उस देश में पिछड़ी जातियों की जनगणना न कराई जाए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में पिछड़ी जातियों का अनुपात 50% से अधिक है और उनकी माली स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति डावाडोल है, चौपट है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोग। आधुनिकता का, प्रगति का उनके ऊपर कोई असर नहीं दिख रहा है। और जब 1990 में उन्हें आरक्षण वीपी सिंह सरकार ने दिया तो पूरे देश में कोहराम मच गया था। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को ओबीसी मानते हैं, ऐसा उन्होंने खुद बयान दिया था। और गुजरात में जनसंख्या शुरू होने से पहले उन्होंने सामान्य से पिछड़े वर्ग में अपने को इनरोल कराया था। मतलब पहले नरेंद्र मोदी जी उच्च वर्ग में आते थे, सवर्ण थे। बाद में इन्होंने जब अपने को ओबीसी बना लिया तो ओबीसी रजिस्टर में अपने को रजिस्टर्ड भी करा दिया। अब ये देश के पिछड़े प्रधानमंत्री माने जाएंगे, जिनकी संख्या बहुत कम है। चौधरी चरण सिंह थे, देवगौड़ा थे और अब ये हैं। तो साथियों, हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओबीसी जनगणना का प्रश्न आज से नहीं उठ रहा है, बहुत समय से उठ रहा है। और ओबीसी जनगणना आजादी के बाद से कराई ही नहीं गई है। इसकी पहल मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से की है। कुछ महीनों पहले उन्होंने एक डेलीगेशन लेकर के, जिसमें कि तेजस्वी यादव भी थे, अन्य पार्टियों के लोग भी थे, प्रधानमंत्री से मिले थे और ओबीसी जनगणना के लिए दरख्वास्त किया था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनकी एक नहीं सुनी और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके बोला कि संभव नहीं है ओबीसी जनगणना होना। ओबीसी जनगणना के लिए अब नीतीश कुमार फिर से हरकत में आए हैं और उन्होंने अपने यहां के डिप्टी सीएम, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, को बोल दिया है कि अपनी पार्टी को बोले कि हम राज्य स्तर पर, बिहार के स्तर पर ओबीसी जनगणना कराने के लिए एक मीटिंग करने जा रहे हैं। उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी शामिल होगी या नहीं शामिल होगी? अगर भारतीय जनता पार्टी शामिल होती है तो वेलकम, स्वागत है। और अगर नहीं शामिल होती है तो ओबीसी जनगणना के लिए मीटिंग और शुरुआत तो की ही जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी, बिहार की भारतीय जनता पार्टी सांसद में आ गई है और इसी समय किसानों ने गला दबाया और अब नीतीश कुमार भी गला दबाने के लिए तैयार बैठे हैं। और भी कहते हैं कि जब कोई एक मुसीबत आती है तो चारों तरफ से मुसीबत आ जाती है। तो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भी बहुत सी मुसीबतें साथ आ रही हैं। ओबीसी जनगणना की मांग खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं बिहार के, जिनकी सरकार में बीजेपी भी शामिल है घटक दल के रूप में। और इतना ही नहीं, बल्कि बेरोजगारों का एक कुनबा क्या, बेरोजगारों का एक बहुत बड़ा समूह देश में ठीक उसी तर्ज पर आंदोलन करने जा रहा है जिस तर्ज पर किसानों ने किया था। किसानों की मांगे पूरी होने से बेरोजगार समाज
युवा बहुत उत्साहित हुआ है और वो भी अपनी मांगे मनवाने के लिए किसानों के फार्मूले अख्तियार करेगा। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो मोदी सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उधर से जनगणना, ओबीसी जनगणना कराने की मांग, और इधर से बेरोजगार युवाओं का, तीसरी तरफ से बैंक वालों का आंदोलन, चारों तरफ से आंदोलन में ही घिर गई है मोदी सरकार। फिलहाल नीतीश कुमार की यह पहल बहुत ही सकारात्मक है और बिहार की जनता तो बहुत पहले से चाहती थी कि ओबीसी जनगणना कराई जाए, लेकिन सवर्णवादी केंद्र सरकारें जितनी भी होती रही हैं वे ईमानदारी से संविधान को नहीं मानती हैं। अगर संविधान को मानती तो संविधान में समानता का सिद्धांत भी है, समानता भी शामिल है, और उस समानता को असमानता के रूप में हमेशा सरकार चलाती है। कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो। सवर्णों को सवर्ण तो समझा जाता है, उच्च जाति का समझा जाता है, उनको राजनीति में, शासन में, प्रशासन में हर जगह बहुत बड़ी भागीदारी है, और लेकिन ओबीसी को नहीं समझा जाता, इस काबिल ही नहीं समझा जाता, इस योग्य ही नहीं समझा जाता। लेकिन योग्यता की कमी नहीं है पिछड़ी जातियों में, एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं योग्यता को लिए हुए, लेकिन उनकी नौकरी ही नहीं है या उन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं है। तो लगभग 1.5 साल से नीतीश कुमार ने ये मांग उठाई है और अब वे अपनी सरकार की चिंता छोड़ करके कि किसी भी समय उनकी सरकार गिराई जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और उधर सरकार बना भी दी जाएगी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। तो इस तरह से लालू यादव के साथ गलबहियां करके अगर नीतीश कुमार कोई पहल कर रहे हैं तो ये स्वागत योग्य है, पिछड़ी जातियों के लिए स्वागत योग्य है। और सिर्फ बिहार के ही पिछड़ी जाति के लोगों का समर्थन नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश के पिछड़ी जातियों का समर्थन रहेगा, क्योंकि अगर बिहार में जनगणना जातीय आधार पर होती है तो पूरे देश में जनगणना के लिए मोदी सरकार पर दबाव डाला जाएगा और 2024 के लिए ये बात, चुनाव के पहले ये बातें मनवा ली जाएगी। तो अब देखिए पार्टी मीटिंग कब होती है ओबीसी जनगणना के लिए नीतीश कुमार की। अभी तो कोई डेट नहीं आई है, लेकिन वे हमें लगता है कि बीजेपी और मोदी से दो दो हाथ करने के लिए आमादा हो गए हैं ओबीसी जनगणना के मामले में, क्योंकि एक तरह से उनका अपमान भी हुआ था। उन्होंने अपमानित महसूस किया अपने को जिस समय प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के कहा कि हम नहीं करा सकते हैं, उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं, बहुत सी खामियां हैं। तो खामियां हैं तो खामियों को दूर कौन करेगा? और आप अभी नहीं करा सकते हो, 1931 में अंग्रेजों ने कराई थी, तो उनके सामने कौन सी खामियां थी, उनके सामने कौन सी त्रुटियां थी? सीधे से कहिए कि कराने का मन ही नहीं है, और जब इच्छा शक्ति ही नहीं है तो दबाव से संभव नहीं है। लेकिन अब दबाव काम आने लगा है, दबाव से सरकार झुकने लगी है। किसान आंदोलन ने यह साबित कर दिया है कि अगर अब ये सरकार अहंकारी नहीं हो सकती है, अब ये सरकार हठ धर्मिता नहीं चला सकती है और अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती है। जो वाजिब मांगे हैं वो चाहे बेरोजगारों की हो, चाहे पिछड़ों की हो, चाहे किसानों की हो, उसे प्रधानमंत्री को मानना ही पड़ेगा। मतलब एक छद्म पिछड़ा प्रधानमंत्री हैं। पहले पिछड़ा प्रधानमंत्री नहीं थे। 2014 के बाद बिहार के चुनाव में उन्होंने अपने को पिछड़ा कहा और उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिस्ट में अपना नाम उन्होंने डलवा दिया और ओबीसी और सवर्ण जातियों से अपना नाम हटा लिया। तो ये उनका कोई एक धोखा, एक कुकर्म नहीं है। इसी तरह से उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट भी बनवा रखा है, एमए में राजनीति शास्त्र से करने का और बीए करने का, जबकि वे 10वीं पास हैं। ऐसा उन्होंने खुद एक वीडियो में कहा है। और जिस समय उस वीडियो में उन्होंने कहा है, राजीव शुक्ला को इंटरव्यू देते हुए
उस समय उनकी उम्र 55 साल से कम नहीं रही होगी, उनके चेहरे से देखा जा सकता है। और 55 साल के बाद इन्होंने बीए भी कर लिया और एमए भी कर लिया। मतलब एक फर्जी काम करने वाला फर्जी प्रधानमंत्री से कैसे उम्मीद किया जा सकता है कि वो सही काम कर सकता है। चाहे वो पिछड़ी जातियों का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारों का मामला हो, चाहे वो कोरोना पीड़ितों का मामला हो, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो डॉक्टरों का मामला हो, चाहे वो सेना का मामला हो, किसी भी मामले में न्याय करने वाला प्रधानमंत्री का न तो सलाहकार है और न प्रधानमंत्री जी खुद चाहते हैं न्याय करना। जबकि उन्होंने राष्ट्रपति बना रखा है दलित को, एक दिखावे के लिए कठपुतली प्रधान राष्ट्रपति को बना रखा है। जिधर मर्जी हो उधर घुमाएं, जिधर मर्जी हो उधर नचाएं, जैसे मर्जी वैसे खेलें। तो साथियों, ओबीसी जनगणना की मांग अगर नीतीश कुमार ने किया है तो ये स्वागत योग्य है, ऐसा होना चाहिए। और असल में सवर्णवादी जातियां या ब्राह्मणवादी जातियां जितनी भी हैं, ये नहीं चाहती हैं कि ओबीसी की गणना हो और ओबीसी मुख्य धारा में आए और ओबीसी को उसका अधिकार मिले, ये नहीं चाहती हैं। और आज से नहीं, सदियों से, युगों से नहीं चाहती हैं कि ओबीसी, दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति के लोग तरक्की करें और आगे आए। उनके तो पढ़ाई के अधिकार से भी मुंह तल कर रखा था, पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं था, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, ताकि हमेशा ये शूद्र के शूद्र बने रहे और कभी तरक्की न कर सके। और वही 1000 साल या 2000 या 5000 साल की मानसिकता आज भी अगर कोई प्रधानमंत्री लागू करना चाहता है तो बर्दाश्त से बाहर है, संभव नहीं है। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश में अगर योगी की हार होगी तो उसमें एक बड़ा कारण ओबीसी होगा। एक तो ओबीसी को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाने से रोका गया, और दूसरे मनुवाद को, सवर्णवाद को थोपा जा रहा है योगी के रूप में, और तीसरे महंगाई पर, बेरोजगारी पर, कोरोना पीड़ितों, कोरोना मृतकों को सहायता राशि देने पर इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो पिछड़ी जातियों का होगा, और पिछड़ी जातियां एक भी वोट नहीं देने वाली हैं जनगणना के नाम पर। अब पिछड़ी जातियों को, निम्न जातियों को, पिछड़े लोगों को, अति पिछड़ों को भी समझ में आ गया है कि उनका अधिकार कौन रोक रहा है और क्यों रोक रहा है, और अभी तक वो क्यों रोके रखा है, क्यों वो सफल हुआ है। इसलिए पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां गोलबंद हो गई हैं और इनके ब्राह्मणवाद को, इनके नस्लवाद को, इनके सवर्णवाद को अच्छी तरह से भांप गई हैं। इसलिए अब अगर लड़ाई है उत्तर प्रदेश में तो वो पिछड़ा और अगड़ा के बीच में है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और देखिएगा, इसमें मतलब अगर ईवीएम का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव की को 300 पार सीटें मिलेंगी। 350 का लक्ष्य है उनका, लेकिन 350 और 300 के बीच में जरूर रहेंगे, या हो सकता है अपने लक्ष्य से भी आगे निकल जाएं, जैसा कि बंगाल में हुआ था। ममता को भी उम्मीद नहीं थी कि वो 211 से ज्यादा जा सकती है, लेकिन 211 से जितनी उस समय की सरकार में जितने विधायक थे उससे भी आगे बढ़ गई थी, और इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, पूरी मशीनरी, पूरा सरकारी डिपार्टमेंट सब झोंक दिया था और अकूत पैसा झोंक दिया था। वही हाल यूपी में कर रहे हैं। तो पैसा झोंक देने से, उद्घाटन करने से, करोड़ लाख का आंकड़ा गिनाने से जनता का पेट नहीं भरता है। जनता का पेट भरेगा, महंगाई को दूर कीजिए। जनता का पेट भरेगा कि उनको, जो जिनके पास अन्न नहीं है उनको अन्न दीजिए। अब क्या किया कि मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है, मार्च से फिर नहीं देंगे क्योंकि फरवरी में चुनाव है। तो उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझ गई है, बिहार की जनता अच्छी तरह, बिहार में तो 60% पिछड़ी जातियों के लोग हैं, 40% में मुसलमान और सवर्ण जितने भी हैं सब हैं, और 60% में ओबीसी हैं। और वहां से जो चेतना की लहर चली है, वहां से जो क्रांति की लहर चली है नीतीश कुमार के माध्यम से, ये पूरे देश में जाएगी और जंगल के आग की तरह फैलेगी।
प्रधानमंत्री जी, अगर हमारे अधिकार को दबाइएगा और हमारे अधिकार को दीजिएगा नहीं तो छीन लिया जाएगा। अब वो वक्त आ गया है और किसानों ने छीन करके दिखा दिया है। जैसे किसानों से माफी मांगे हो, वैसे ही पिछड़ी जातियों से भी माफी मांगोगे और कहोगे कि हमने पिछड़ी जातियों को समझा पाने में चूक कर दी थी। माफी मांगोगे निश्चित रूप से। अब बताइए, इतना टाइम हो गया 1931 से लेकर के अंग्रेजों के राज से आज तक ये पता ही नहीं चला कि पिछड़ी जातियों की संख्या कितनी है और कितने लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है और कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और कितने लोग भूखों मर रहे हैं, कितने लोगों के पास जीने के लिए संसाधन नहीं है, घर नहीं है। जब जनगणना की जाएगी तब तो पता चलेगा, इनकी जनगणना होती ही नहीं है। तो अब जो है, जब जनगणना होगी तो असली संख्या का पता चल जाएगा। अभी भी 52% पूरे देश में, अगर 1931 का आंकड़ा मांग लें जिस समय जनगणना हुई थी ओबीसी की, तो 52% थे। अब बढ़ करके 55 से और 60 के बीच में होंगे। और जिस देश में जिस कम्युनिटी की 60% संख्या हो वो पिछड़ा रहे और अति पिछड़ा रहे, अब संभव नहीं है ऐसा। अब तो तुम्हें कुर्सी से हटा करके कुर्सी पर बैठेंगे हम। दरअसल सवर्णवादी मानसिकता या ब्राह्मणवादी मानसिकता, मनुवादी मानसिकता यही रही है कि उनकी संख्या थोड़ी और पूरे शासन में, पूरे प्रशासन में, पूरे संसद में, पूरे विधानसभा में, पूरे कोर्ट में उनकी भारी संख्या है। 3%, 4% ब्राह्मण और उनकी जो है वहां पर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तो 99% के आसपास है। शासन प्रशासन में सवर्णों की संख्या भी 95 के परसेंटेज के बराबर है। विश्वविद्यालयों में ओबीसी का एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पा रहा है, एक भी नहीं। पहले कभी जो बने रहे होंगे 2-4 वही होंगे, अब नया कोई नहीं बना रहा। जितने बन रहे हैं सब मनुवादी और सवर्णवादी और ब्राह्मणवादी है। तो जब जुल्म का इंतहा बढ़ जाता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो घड़ा अपने आप फूट जाता है। अब वो टाइम आ गया है प्रधानमंत्री जी और देश के सवर्णों, ब्राह्मणवादियों, मनुवादियों, आरएसएस के लोगों, सुन लीजिए, अधिकार दोगे नहीं तो छीन लिया जाएगा। नीतीश कुमार ने आग लगाई है और वो आग जंगल की आग की तरह फैलेगी और ओबीसी भी किसानों की तरह तुम्हें झुका करके, तुमसे माफी मंगवा करके अपनी जनसंख्या करवाएगा और अपना अधिकार और अपना हक प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे बढ़ाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।